Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है, मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स देखे थे जिनका यूज़ हमने नेशनल इनकम में करना है, राष्ट्रीय आय में। आज भी हम उससे रिलेटेड ही कुछ आगे के पॉइंट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूज़ होते हैं, उनको आज हम देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और न्यू यूज़र प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ ए इनकम। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी में जो होता है सर्कुलर फ्लो का मतलब ये होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ ए इनकम मीन्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम अर्न या इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन ए इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर जो है गुड्स और सर्विसेज का जो चाहे प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे खर्चे हो रहे हैं, चाहे इनकम हो रहा है, उनका कंटिन्यूस लगातार फ्लो होने को ही क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। एक जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसमें जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन, उसके बाद उन प्रोडक्शन के थ्रू हम इनकम अर्न कर रहे हैं, फिर इनकम को अर्न करके हम क्या कर रहे हैं, जब आय हम अर्जित कर दे रहे तो उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर दे रहे, व्यय कर दे रहे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाती है हमारी सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह। तीन चीज़ें क्या है, तीन एक्टिविटीज़, दो तीन पॉइंट है इसके। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। जनरेशन ऑफ इनकम, आय अर्जित करना, जैसे कोई भी आय हो, सैलरी, वेजेस, मजदूरी, कुछ भी हो। तीसरा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, चाहे वो उपभोग पे हो रहा हो, कंजप्शन पे, चाहे आपका किस पे, इन्वेस्टमेंट पे हो रहा हो, निवेश पे व्यय हो रहा है, मगर खर्चा हो रहा है। तो तीनों चीज़ें जो है ये इकोनॉमी में हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस रूप से चलती रहती है। दीज आर लाइफ लाइन, ये इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी रुक जाती है तो सब कुछ रुक जाएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन हो, चाहे इनकम हो, चाहे क्या हो, एक्सपेंडिचर। तीनों पूरी तरीके से क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो समझ गए आप सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो होता क्या है, चक्रीय प्रवाह जो है, सबसे पहले है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन। जो भी हमने एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उत्पादन किया उनका, उसको अगर हम बेचते हैं तो हम एक इनकम जनरेट करते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम, ऑफ इनकम, आय अर्जित करना, और जब हम इनकम अर्जित कर लेते हैं, अर्न कर लेते, जनरेट कर लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल ऑफ इनकम इन एक्सपेंडिचर। आय को व्यय में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना या खत्म करना, या सिंपल आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। जो भी हमने इनकम अर्न की, आपने क्या किया, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया, सर्विस प्रोड्यूस की, तो आप किस लिए बना रहे हो, एक किसान गेहूं क्यों उगा रहा है, आप जो है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, क्यों, ताकि आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करो और उसके बाद क्या करो, उनको बेच के इनकम अर्न करो। तो ये आपने इनकम अर्न कर रही, चाहे आपको इनकम किसी भी रूप में मिल रही, सैलरी मिला, रेंट मिला, वेजेस, कुछ भी, प्रॉफिट। और जो आपने इनकम अर्न की, फिर उसको आप क्या करते हो, तो स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो, किस पे, आगे अपने गुड्स और सर्विसेज पे। खर्च कैसा भी हो सकता है, अपने कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए कर सकते हो, या फिर क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, कमाने के लिए खर्चा कर सकते हो, मगर है तो खर्चा ही। और जो खर्चा होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, हमारा
जितने के खर्च होंगे उतने के दोबारा से क्या होंगे, हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उतना ही दोबारा क्या होगा, हमने किस पे खर्चा किया, वस्तु और सेवाओं पे, तो दोबारा से उनका क्या होगा, उत्पादन होगा। तो एक तरीके से ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर ये नहीं है, वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं है, तो इनकम भी नहीं है, इनकम नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी नहीं है। जिस पर्सन की अगर इनकम नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से करेगा, अगर खर्चा ही नहीं करेगा तो वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम या प्रोडक्शन कहाँ से करेगा। तो हर एक जो ये तीनों है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम नेशनल इनकम भी तीनों मेथड से कैलकुलेट करते हैं, उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन बोलते हैं, इनकम मेथड आय विधि, या एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। ठीक, तो ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है, सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह का मतलब कभी ना रुकने वाला फ्लो, कभी ना रुकने वाला, ये कंटिन्यूअस फ्लो है जो कभी रुकता ही नहीं है। ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है इकोनॉमी की, जो हमेशा क्या होती है, चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और हमेशा जितना उत्पादन होगा उतनी इनकम होगी, जितनी इनकम होगी उतनी क्या होगी, खर्चे, और जो खर्चे होंगे दोबारा से क्या बन जाएंगे, प्रोडक्शन। तो इसके थ्रू हम नेशनल इनकम भी क्या करते हैं, कैलकुलेट। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है इकोनॉमी में। तो इसके जो महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह का महत्व जो है वो 2 पॉइंट्स पे है हमारा मेन। पहला है राष्ट्रीय आय का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं उसको मेजर करने के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब तीनों हमें किसके थ्रू ज्ञात होती है, कैलकुलेट करते हैं हम, सर्कुलर फ्लो। दूसरा जो है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, अंत क्षेत्रीय अंत निर्भरता का ज्ञान। हमें सर्कुलर फ्लो या चक्रीय प्रवाह से ये पता लगता है कि हर सेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, चाहे हाउस होल्ड हो, गृहस्थ क्षेत्र है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र जो है गृहस्थ पे डिपेंड है, सरकार जो है हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किसके ऊपर डिपेंड है, सरकार के ऊपर। तो कोई भी क्षेत्र जो है तुम्हारा, चाहे आपका बैंकिंग क्षेत्र है, मॉनेटरी मार्केट जो है, बैंक हम पे डिपेंड है और हम किस पे डिपेंड है, बैंक पे। ये पता लगता है कि हर क्षेत्र जो है वो किस पे डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक, तो ये 2 इसके क्या थे, महत्व थे। अब होता क्या है कि हम ये सोचते कि जैसे मैंने बोला कि जितनी हमारी इनकम होगी उतने क्या होंगे, खर्चे होंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो जरूरी थोड़ा है कि मैं 100 रुपये क्या कर लूँ, खर्च कर लूँ। या कोई पर्सन है वो कमा रहा कुछ नहीं है मगर उसने क्या किया, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी मार्केट में, उसने एक दुकान खोल दी या शोरूम खोल दिया, तो वो उसका एक एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, जबकि उसने कुछ अभी अर्न भी नहीं किया है। तो इनको बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो में जो लीकेज और इंजेक्शन होते हैं। लीकेज और इंजेक्शन का मतलब होता है समावेश और वापसी, या क्षरण और भरण। इकोनॉमी से पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है इकोनॉमी में, या फिर क्या, इकोनॉमी से पैसा चला जाता है। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे कोई इकोनॉमी है, जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, उसका फ्लो हमारा कैसा बताया मैंने आपको, सर्कुलर फ्लो है। ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है हमारा, जितनी हमारी उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उतनी क्या हो रही है, इनकम, इनकम से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर, फ्लो चलता जा रहा है। बट इस फ्लो में क्या होता है, लीकेज हो जाता है। लीकेज, लीकेज सबको पता है क्या होता है, इसको हम वापसी भी बोलते हैं या हिंदी में क्षरण भी बोलते हैं। लीकेज, जैसे पानी में वो हमारे पाइप वगैरह में लीकेज होता है, वही चीज़ है ये कि इकोनॉमी में आपने 100 रुपये डाले तो 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपये की इनकम हुई, फिर 100 रुपये खर्च हुए, वो इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूसली क्या होता है, फ्लो करता रहता है, लगातार चलता रहता है। मगर उसमें क्या हो गया, इकोनॉमी में उससे क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो लीकेज के 3 कारण होते हैं। पहला होता है सेविंग, एस का मतलब है हमारा बचत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने 100 रुपये कमाए
अब फिर 100 रुपये में से 60 रुपये खर्च किए तो जो 40 रुपये आपने बचा लिए वो इकोनॉमी से पैसा क्या हो गया, लीक हो गया। पहले क्या हो रहा था, एक फार्मर 100 रुपये अर्न कर रहा था, वो उसको कहीं स्पेंड कर रहा था, जो कमा रहा था वो दूसरी जगह स्पेंड कर रहा था और ये फ्लो चलता जा रहा था। बट आपने उसमें से क्या किया, जो 100 रुपीज़ अर्न किए तो उसमें से 60 तो खर्च किए, वो तो सर्कल फ्लो में आ गए, मगर 40 आपने बचा लिए। तो जो आपने 40 बचा लिए वो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल गया। ठीक। दूसरा पॉइंट होता है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट। अगर हम आयात करते इंपोर्ट तो क्या है, हमारे जो पैसे वो इकोनॉमी के बाहर चले जाएंगे। हम बेशक उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे, बट वो हमारी जो इकोनॉमी है उससे क्या होगा, हमारा पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर चला जाएगा। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा टैक्स। टैक्स सब जानते हैं, कर। कोई भी कर हो उससे पैसा इकोनॉमी से बाहर जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए अर्न किए, उसमें से अगर 20,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया है, सरकार ने जो टैक्स लिया है, वो पैसा अब इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर रहा, वो किसी और रूप में फ्लो करेगा, वो एक अलग चीज़ है। मगर अभी वो इकोनॉमी से बाहर चला गया, क्योंकि जो 1 लाख में से 20,000 तो उसने ले लिया टैक्स। अब जो 80,000 है उसका आप कहीं ना कहीं स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, तो वो तो इकोनॉमी में घूमता रहेगा। क्योंकि अगर आप खर्च करते हो तो कोई और कमाता है, वो कमाता है तो वो भी खर्च करता है, तो ये इकोनॉमी के अंदर चलता रहता है। बट जो गवर्नमेंट ने 20,000 टैक्स ले लिया, वो क्या हो गया, एक तरह से लीकेज हो गया। तो ये 3 रीज़न है जिससे इकोनॉमी में क्या होता है, लीकेज या क्षरण होता है, या वापसी बोलते हैं हम इसको। अब ये लीकेज तो हो गया, ऐसी एक होता है हमारा इंजेक्शन। इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो इंजेक्शन जो होता है हमारा, उसको हम समावेश बोलते हैं हिंदी में, या वापसी, वो समावेश या भरण, दोनों में से कोई भी वर्ड हिंदी में यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा आना। 1 करोड़ रुपए इकोनॉमी में घूम रहे मगर एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो उसके भी 3 रीजन होते हैं। पहला होता है हमारा आय। आय का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ आप इन्वेस्ट करते हो, आपने क्या किया, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो इकोनॉमी में पैसा आया। किस रूप में आया, आपने कहीं से सामान खरीदा, आपने लेबरों को सैलरी दी, कुछ भी किया, खर्चा तो करेंगे। आपने रेस्टोरेंट पे 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो मार्केट में पैसा डाला ना, वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो पैसा क्या होगा, इकोनॉमी में आएगा और वो सर्कुलर फ्लो में घूमना शुरू कर देगा। दूसरा जो होता है हमारा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। आप जानते हो सरकार हमारे लिए बहुत खर्चा करती है, अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, हॉस्पिटल पे। तो जो भी खर्चा करती है वो, चाहे वो सैलरी के रूप में दे रही है, चाहे वो लेबरों से काम करा रही है, चाहे वो सामान खरीद रही है, तो वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से गुड्स और सर्विसेज तो कंज्यूम कर रही है। तो इसका मतलब पैसा कहाँ आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। और तीसरा होता है हमारा एक्स। एक्स का मतलब होता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, अगर आप मार्केट इंडिया के बाहर, अपनी इकोनॉमी के बाहर अगर भेजेंगे, तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, अर्निंग को बढ़ाती है, इंजेक्शन का काम करती है, और वो भी सर्कुलर फ्लो में इनकम। अगर आपने 2 करोड़ रुपए के गुड्स बाहर बेचे, तो आपके पास 2 करोड़ रुपए आए, उसको आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, और मार्केट में क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। तो ये 3 रीज़न है हमारे इंजेक्शन के। क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। और 3 रीज़न है लीकेज के। इन्हीं के अपोजिट एक तरीके से सेविंग, इंपोर्ट और टैक्स। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम में हम कौन सी इनकम को लेते हैं, कौन सी आय को लेते हैं, वो ज़रूरी है समझना। तो फैक्टर इनकम को हम बोलते हैं कारक आय, और ट्रांसफ़र इनकम को हस्तांतरित आय। तो पहला जो है, दोज इनकम विच वी रिसीव बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज,
इट इज़ ए इनकम जनरेटेड थ्रू फैक्टर सर्विसेज एंड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कोई भी इनकम अगर आपको अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले अगर मिल रही है, आपने कोई कारक सेवाएं दी है, उसके बदले अगर आपको कुछ भुगतान हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी इनकम है? हमारी फैक्टर इनकम है। कुछ भी आप दे रहे हो, आपने लैंड दी तो आपको रेंट मिला, आपने पैसे दिए तो इंटरेस्ट मिला, आपने काम किया तो आपको सैलरी मिली, आपने रिस्क लिया, ऑनर है आप तो प्रॉफिट मिल रहा है। कुछ के बदले कुछ, आपने कुछ फैक्टर सर्विस दी, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, तो वो इनकम क्या? हमारी फैक्टर इनकम या कारक आय। उसी को नेशनल इनकम में लिया जाता है। नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को लिया जाता है। ठीक। दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरित आय। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? दोज इनकम विच वी रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, दीज आर यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो वो इनकम जो हमें बिना किसी सर्विस सेवा के मिल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे तब भी हमें क्या मिल रहे? पैसे मिल रहे हैं, तो वो इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। ये यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, एक तरफा। जो ऊपर है वो बिलेटरल होती है, उसका मतलब होता है दो तरफा, कुछ दे रहे हो तभी कुछ मिल रहा है, वो कारक आय है। बट ये क्या है? एक तरफा। जैसे आप किसी भिखारी को भीख देते हो तो उसके बदले कुछ देता तो नहीं है, तो रिटर्न में तो कुछ नहीं दे रहा, तो वो कौन सी इनकम है? हस्तांतरित। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, या विडो पेंशन जो विधवा पेंशन है, या सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलती है, या फिर आप किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गई तो वो फ्री हो गई, प्राइज, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है बिना किसी प्राइज अलग चीज़ें, गिफ्ट हो गया, तो ये क्या होती है? एक हस्तांतरित आय होती है, क्योंकि इसके बदले हम कोई क्या नहीं कर रहे? सर्विस रेंडर नहीं कर रहे। तो नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को नहीं इंक्लूड किया जाता। जब नेशनल इनकम में एस्टिमेट करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो केवल कौन सी इनकम ली जाती है? फैक्टर इनकम, जो हमने क्या की हो? जनरेट की हो। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश का सामान्य निवासी कौन होते हैं? देखिए, रेजिडेंट वर्ड का मतलब होता है निवासी। एक होता है सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। आप इंडिया के सिटीजन है, नागरिक है, बट जरूरी नहीं है कि आप उस साल इंडिया के क्या बने? रेजिडेंट बने। ठीक। तो सिटीजन अलग होता है और रेजिडेंट। सिटीजन तब बनता है आप जब कब आपके पास क्या मिलती है? सिटीजनशिप होती है। आपके पास उस कंट्री के आधार कार्ड, ग्रीन कार्ड या वोटर कार्ड ये सब होते हैं, तो आप उस कंट्री के सिटीजन हैं। बट रेजिडेंट जो है आप हर साल बदल सकते हैं। जो टैक्स की भाषा में बोला जाता है कि अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं या 182 डेज वगैरह, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट होते हैं। तो वो सिचुएशन अलग है, हम अभी उसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन एक देश का नॉर्मल रेजिडेंट होता है, मतलब सामान्य निवासी होता है। क्योंकि नेशनल इनकम में जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, घरेलू आय, तो उसके लिए केवल कौन सी लोगों की इनकम ली जाती है? जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, जो सामान्य निवासी, उनकी इनकम को ऐड करके हम घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स ए पर्सन हु इज लिविंग इन ए कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन सेम कंट्री। Economic interest means he is doing all activities related to production, consumption and investment in given country। मतलब क्या है आपका कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल या उससे ज़्यादा उस कंट्री के अंदर रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसी कंट्री के ऊपर है। आर्थिक रुचि या इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वहीं क्या करेगा? उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वहीं क्या करेगा? कंजप्शन करेगा, उपभोग, और वहीं क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा। मतलब एक तरीके से वो यहीं खाएगा, यहीं रहेगा और यहीं क्या करेगा? खर्च करेगा। तो वो पर्सन क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, उनको छोड़ के कुछ लोग होते हैं, उनको हम क्या नहीं मानते? सामान्य निवासी नहीं मानते, जबकि वो कंडीशन भी पूरी करते, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मगर कोई भी, जैसे आप लोग अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडिया में
1 साल से ज़्यादा वक्त के रह रहे हो, या जैसे मान लीजिए आपके भाई है या कोई पर्सन है वो यूएसए चला गया, वो 1 साल से ज़्यादा यूएसए में रह रहा है, वहीं इनकम अर्न कर रहा है, वहीं खर्च कर रहा है, तो उस साल क्या है, वो उस कंट्री का सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक, बाकी वो अगले साल अगर इंडिया आ जाए, 1 साल से ज़्यादा इंडिया रह रहा है और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक रुचि इंडिया में ही है, उसका उपभोग करना, उत्पादन करना, निवेश करना अगर इंडिया में ही है, तो क्या माना जाएगा, इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा। तो ये ईयर के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, बट जो सिटीजन होता है, नागरिक, वो एक ही होता है। अगर आपको कोई दूसरी कंट्री सिटीजनशिप दे रही है तो ही जाके आप उस कंट्री के क्या बन सकते हैं, सिटीजन या नागरिक बन सकते हैं। हमें ये पता लग गया कि इंडियन रेजिडेंट कौन है। अब हम थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है उनके बीच समझ लेते हैं कि कौन भारत का इंडियन रेजिडेंट है, भारत के सामान्य निवासी है, और कौन भारत के गैर निवासी है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर भारत के अंदर किसी विदेश कंट्री की जो है एम्बेसी है, ठीक, दूतावास जो होता है हमारा, उसमें जो है अगर कोई इंडियन काम कर रहा है, जिस कंट्री से हमारा लिंक होता है उस कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में होती है। जैसे मान लीजिए हमारा यूएसए से लिंक है, तो यूएसए की एम्बेसी कहाँ होगी, इंडिया में, ताकि उसके ही थ्रू जो है हमें वहाँ जा सकते हैं हम। तो अगर इंडियन जो फॉरेन एम्बेसी है, मान लीजिए यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में, और वहाँ अगर कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा, सामान्य निवासी। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें जो है, फॉरेनर वर्कर इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन दियर कंट्री, अगर फॉरेनर अगर क्या कर रहा है, हमारी एम्बेसी में काम कर रहा है, हमारी एम्बेसी कहाँ होगी, उनकी कंट्रीज़ में। जैसे मान लीजिए लंदन में जो है हमारी एम्बेसी है, इंग्लैंड में हमारी एम्बेसी है, वहाँ अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट, भारत का गैर निवासी। और अगर इंडियन काम कर रहा है तो काम माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कितने पीरियड तक वो रह रहा है। मगर अगर कोई भी फॉरेनर इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक, दूसरा है, एक इलस्ट्रेशन ये है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या IMF इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड है, इसमें अगर कोई काम कर रहा है, इंडिया में इनकी ब्रांच है, WHO की ब्रांच है, वहाँ अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो भारत का निवासी माना जाएगा। दूसरा जो है, फॉरेनर वर्किंग इन WHO की ब्रांच दिल्ली में, दिल्ली की जो ब्रांच में अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा, इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट या गैर निवासी। और अगर इंडियन काम कर रहा है कोई, भारत का आप काम कर रहे हो वहाँ पे, तो आप क्या माना जाएंगे, सामान्य निवासी। मगर कोई इंग्लैंड से आके वहाँ काम कर रहा है, वो कितने भी टाइम पीरियड के ले रहे हो, 10 साल, 5 साल, 4 साल से वहीं काम कर रहा है, मगर कहाँ काम कर रहा है वो, WHO में, और कहीं नहीं। WHO हो गया, IMF हो गया, इनमें काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा, गैर निवासी। अगला जो है, फॉरेनर लिविंग इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई फॉरेनर है, कोई इंग्लैंड से आया, वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, तो क्या माना जाएगा, भारत का सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, रिकी पॉन्टिंग है, वो इंडिया में आया, वो 1 साल से ज़्यादा कहाँ रह रहा है, इंडिया में ही रह रहा है, तो उस केस में वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। जबकि उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली, सिटीजनशिप तो उसको कहाँ की मिली है, ऑस्ट्रेलिया की है, बट वो भारत का निवासी माना जाएगा। बट इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर वो एजुकेशन पर्पस या हेल्थ पर्पस के लिए आया होगा, जैसे कई फॉरेनर जो होते हैं इंडिया इलाज कराने आते हैं या पढ़ने आते हैं, तो अगर कोई जापान से यहाँ ग्रेजुएशन करने आ रहा है तो 3 साल जो है वो यहाँ रह रहा है, तो तब भी वो क्या नहीं माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, सामान्य निवासी। तो एक्सेप्ट एजुकेशनल और हेल्थ पर्पस, कोई आपका अफगानिस्तान से आया इलाज कराने, इंडिया में 2 साल से इलाज करा रहा है, मगर वो क्या नहीं माना जाएगा, सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर अगर कोई भी इंडिया में रह रहा है फॉरेनर, तो वो क्या माना जाएगा, सामान्य निवासी।
किसको छोड़ के? हेल्थ और एजुकेशन। ठीक, क्योंकि उनका मकसद यहाँ इंडिया में अर्न करना नहीं है, एजुकेशन लेके अपनी कंट्री में जाना है और इलाज करा के अपनी कंट्री में जाना है। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि फॉरेनर वर्क इन इंडिया लेस देन, अगर मान लो वो 1 साल से कम काम कर रहा है कोई भी फॉरेनर, तो इंडियन रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकता। 1 साल से ज़्यादा करेगा तभी क्या होगा? इंडियन रेजिडेंट। इसके अलावा इंडियन एम्बेसडर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में कहीं भी इंडिया का जो दूतावास है, भारतीय दूतावास जो है हर कंट्री में जो होते हैं वो हमेशा वहीं रह रहे हैं, बेशक जब तक वहाँ रह रहे हैं तब भी वो क्या माना जाएगा? भारत के निवासी। ऐसी अगर फॉरेन एम्बेसडर, मान लीजिए पाकिस्तान के एम्बेसडर दिल्ली में रह रहे हैं मगर वो तब भी क्या माना जाएंगे? नॉन रेजिडेंट माना जाएंगे। तो ये कुछ लोग हैं जिनको छोड़ के बाकी अगर कोई भी पर्सन 1 साल से ज़्यादा अगर इंडिया में रह रहा है तो भारत का निवासी है, 1 साल से कम रह रहा है तो गैर निवासी, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा। एक कंट्री की जो घरेलू सीमा है, डोमेस्टिक जो बाउंड्री है या टेरिटरी है जो है हमारी, वो पॉलिटिकल जो टेरिटरी है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक सीमा है उससे काफ़ी अलग है। राजनीतिक सीमा का मतलब जो हमारा भारत का नक्शा है उससे मतलब, बट इकोनॉमिक में क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी means economic territory, it is a geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulated freely, United Nation। इसका मतलब क्या है आपका कि एक कंट्री के अंदर जो है आपके, जहाँ तक आपके गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल फ्रीली फ्लो करते हैं वो एक देश की सीमा मानी जाएगी। ठीक, वो हमारा, चाहे आप इनकम कोई अर्न कर रहे हैं, चाहे आप इनकम अर्न कर रहे हैं पानी के अंदर, चाहे आप इनकम अर्न कर रहे हैं ज़मीन में, चाहे आप इनकम अर्न कर रहे हैं हवा में, कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो सब किसके अंदर मानी जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर। मान लीजिए इंडिया का एक हवाई जहाज है, इंडियन एयरलाइंस से, वो यहाँ से जो है लंदन तक क्या करता है? सवारियों को लेके जाता है। तो उसने जो भी यहाँ से इंडियन तक, वो लंदन तक गया तो वो क्या मानी जाएगी? एक देश की सीमा मानी जाएगी भारत की। क्यों? क्योंकि वहाँ तक वो जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो कहाँ लेके आ रहा है? इंडिया में लेके आ रहा है। या यूएसए में जो है हमारा एम्बेसडर बैठा है, दूतावास है, तो उस केस में वो भी क्या माना जाएगा? भारत की सीमा का भाग माना जाएगा। तो ले दे के बात ये है हमारी कि कोई भी जो जोग्राफिकल जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारी भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर जो है कोई पर्सन, कोई गुड्स, वस्तु या कोई पूंजी सर्कुलेट कर रही है फ्रीली, तो वो हमारे देश की सीमा मानी जाएगी। जब हमारे जो एरोप्लेन है वो इंडिया से लंदन जा रहा है तो फ्रीली जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ अर्न करके जो इनकम यहाँ लेके आ रहे थे, इसलिए उसको भी क्या माना जाएगा? हमारे देश की सीमा ही मानी जाएगी। अगर वहाँ का किसी एयरलाइन से, ब्रिटिश एयरवेज है, उसका एरोप्लेन आया, वो इंडिया आया और यहाँ से इनकम अर्न करके ले गया, तो हमारे देश की सीमा नहीं मानी जाएगी। तो मेन जो पॉइंट इसमें लिया जाता है क्या? इनकम। वो है हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम मॉनेटरी जीडीपी भी बोलते हैं या जीडीपी एट करंट प्राइस। हिंदी में हम इसको मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमतों पर जीडीपी। जीडीपी का मतलब एक तरह से टोटल इनकम या टोटल प्रोडक्शन या टोटल खर्चे जो एक देश की सीमा रेखा के अंदर हो रहे। एक देश जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, उस दौरान जितना भी हमने वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन किया है एक साल के अंदर एक देश की सीमा के अंदर, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो जीडीपी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक जीडीपी क्या होती है। मॉनेटरी जीडीपी, इट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर। इट इज कैलकुलेटेड बाय करंट ईयर प्राइस। इट विल इंक्रीज व्हेन प्राइस विल इंक्रीज बट प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी या मौद्रिक जीडीपी उसे कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर में जो गुड्स के प्राइस है उससे हम प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है। जैसे हमारा जो है, अगर हमें
मॉनेटरी जीडीपी निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P इंटू क्यू करेंगे। तो जो P है, P का मतलब इसमें मेन पॉइंट P है, P का मतलब है प्राइस। कौन सा प्राइस? करंट ईयर का प्राइस। कोई भी गुड्स है उसकी कीमत है समय के हिसाब से क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जो हर साल जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है, जो बेस ईयर के आधार वर्ष की जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी निकल के आएगी वो क्या आएगी, नॉमिनल जीडीपी या मॉनेटरी जीडीपी या हिंदी में मौद्रिक जीडीपी। ठीक। दूसरा जो होता है हमारा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की भी डेफिनेशन सेम है। इट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक दोनों की सेम है कि एक फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष है उसके दौरान जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए एक कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर, उसका जो सम है, बट इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। मगर उसमें क्या होता है, प्राइस क्या रहता है, कौन से ईयर का रहता है, बेस। अगर हमें रियल जीडीपी फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो हम लगाएंगे वो होगा हमारा P इंटू क्यू। फॉर्मूला तो यही यूज हो रहा है, बट जो P है वो कौन से ईयर का रहेगा, बेस ईयर। मतलब प्राइस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस एक ही रहेगा, जिस ईयर को हमने बेस माना होगा वही रहेगा प्राइस, बट चेंज क्या होगी, हमारी क्वांटिटी। ठीक। तो इसमें जो है जब हमें मॉनेटरी जीडीपी निकालनी हो तो हम किसको देखते हैं, करंट ईयर प्राइस को। क्वांटिटी तो बेस ईयर की रहेगी। मगर जब रियल निकालनी हो, वास्तविक हमारी कंट्री में रियल कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है एक्चुअल में, तो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को चेक करेंगे। प्राइस सेम रख रहे और क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक। अब जो है इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। देखिए, अगर आपकी जो मौद्रिक जीडीपी है या मॉनेटरी जीडीपी अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन क्या है, सेम है। बट अगर रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस तो वही है मगर क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन या कोई भी रीजन हो सकता है जो जिसके कारण प्रोडक्शन का लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है। प्राइस वही है मगर प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके कारण हमारी क्या जीडीपी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो रियल जीडीपी में बढ़ना क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक। आपको दोनों जीडीपी में अंतर बता देता हूँ, मौद्रिक और वास्तविक। मॉनेटरी जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी जो है इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2010-11 में हमारा गेहूं और चावल है, वीट और राइस। प्राइस इनका वीट का 10 रुपये, राइस का कितना, 20 रुपये। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1000 क्विंटल और 2000 क्विंटल। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जीडीपी निकल जाएगी ऐड करके। 10 इंटू 1000 किया 10,000 आया, 20 इंटू 2000 किया तो 40,000 आया। तो इसका मतलब इनका सम जो है कितना हो गया, 50,000। तो क्या पता लगा हमें, टोटल जो जीडीपी 10-11 में कितनी थी हमारी कंट्री की, 50,000। अब हम इसको कंपेयर करते 2019-20 से। 19-20 में जो है वीट और राइस सेम चीज ले रहे हैं हम, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस क्वांटिटी तो सेम रहेगी। जब मैंने आपको बताया कि जब हम मौद्रिक जीडीपी, मॉनेटरी जीडीपी कैलकुलेट करते तो उसमें का फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू। तो इसमें क्वांटिटी तो कौन से ईयर की रहेगी, बेस ईयर की, मगर चेंज क्या होगा, प्राइस। अब प्राइस कौन से ईयर का आएगा, करंट ईयर, चालू वर्ष का। क्वांटिटी आधार वर्ष की। तो प्राइस देखो 10-11 में जो है प्राइस 10 रुपये तक गेहूं का, तो आज तो 10 नहीं है, आज मान लीजिए प्राइस हो गया 30। चावल का उस समय 20 रुपये था, आज हो गया कितना, 50। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा जो टोटल जो वैल्यू आ रही है गेहूं की आ रही है 30,000 और चावल की आ रही है कितनी, 1 लाख। टोटल किया हमने तो हमारा आया 1,30,000। तो मतलब अब हमारी जो जीडीपी जो है, मौद्रिक जीडीपी, मॉनेटरी जीडीपी 50,000 जो 10-11 में थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,30। बट प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया, उत्पादन उतना ही हो रहा है मगर कीमतें बढ़ गई है। कीमत 10 से बढ़कर 30, 20 से बढ़कर क्या हो गई, 50। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा तो नहीं है, ये कल्याण सूचक नहीं है, सोशल वेल या इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये
मॉनेटरी जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी का बढ़ना अच्छा नहीं होता। अब हम समझते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को हम बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। रियल जीडीपी वो हो गई जो एक्चुअल जीडीपी जो बढ़ रही है, उसका फॉर्मूला भी P इंटू क्यू है, मगर प्राइस कौन से ईयर का रहता है? बेस ईयर। मतलब प्राइस चेंज नहीं होता, मगर चेंज क्या होती है? आपकी क्वांटिटी। अब यही इलस्ट्रेशन लेते हैं, 2010-11 में हमारा गेहूं 10 प्राइस था, 1000 क्विंटल था, मल्टीप्लाई किया ये आया, तो 10-11 बेस ईयर है, तो उसका हमारा 50,000 जीडीपी आ रही है, रियल की भी और मॉनेटरी की भी। अब 2019-20 में आए हम, तो इसमें क्या है? प्राइस तो सेम है, प्राइस 10 रुपये और कितना है? 20 रुपये ही है जो पहले था, मगर हमें पता है कि आज नई तकनीक आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, हम काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जिसके कारण जो है पहले 1000 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा था, अब हमारा 10,000 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। पहले ये 2000 क्विंटल हो रहा था राइस का, अब मान लीजिए 5000 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है हमारा 1 लाख और ये भी कितना आता है हमारा 1 लाख। तो हमारी जीडीपी आ गई कितनी? 2 लाख। कौन सी जीडीपी? रियल, वास्तविक। तो इस केस में आप देखो प्राइस तो नहीं बढ़ा, मगर क्या बढ़ गई है? क्वांटिटी, उत्पादन बढ़ गया है। नई तकनीक या इनोवेशन जो है या रिवॉल्यूशन जो है कंट्री के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह, जिसके कारण हमारा उत्पादन का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक, तो ये हमारे लिए कल्याण सूचक है। मतलब क्या है? ये हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ठीक, तो दोनों में अंतर समझ आ गया। जीडीपी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉनेटरी जीडीपी को रियल जीडीपी या रियल जीडीपी को मॉनेटरी जीडीपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं हम? वास्तविक जीडीपी। अगर वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस जिसे बोलते हैं हम, उसको कैलकुलेट करना हो तो मॉनेटरी जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं हम कीमत सूचकांक। चालू कीमत पर जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक इंटू में 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रियल या वास्तविक जीडीपी। क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स दिया होगा, आपने फॉर्मूले में रखना है, आ गया आंसर। ठीक, और मॉनेटरी जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। और इसका अपोजिट अगर हमें क्या करना है? दूसरी जीडीपी फाइंड करनी है। दूसरी जीडीपी का मतलब ये है हमारा, अगर हम अभी हमने रियल जीडीपी से कौन सी जीडीपी कैलकुलेट की? मॉनेटरी। अब अगर हमें मॉनेटरी जीडीपी जो है वो फाइंड करनी है, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक जीडीपी अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, रियल ले लेंगे। यहाँ पे रियल का मतलब स्थिर कीमत पर जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक इंटू 100, मतलब रियल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो मॉनेटरी अगर कैलकुलेट करनी हो मौद्रिक, तो हम ऊपर क्या लेंगे? रियल, नीचे तो प्राइस इंडेक्स ही रहेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और कीमत सूचकांक। और अगर मॉनेटरी कैलकुलेट करनी हो तो रियल लेंगे, रियल कैलकुलेट करनी हो तो क्या होगी? मॉनेटरी होगा। ठीक, अब एक चीज और है हमारी, जीडीपी डिफ्लेटर, या हिंदी में बोलते हैं इसको जीडीपी अपस्वायक। तो इसको हम प्राइस इंडेक्स, जो अभी हमने कीमत सूचकांक देखा, उसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं हम। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मॉनेटरी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स आ जाता है। ठीक, तो 3 फॉर्मूले, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, और क्वेश्चन हमारे आते भी है, अनसॉल्व भी है, सॉल्व भी है। एक बार पहले सॉल्व इलस्ट्रेशन देख लें, फिर अनसॉल्व कर लें। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि क्या जीडीपी जो बढ़ रही है, इज इंक्रीज इन जीडीपी ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर? क्या जीडीपी में वृद्धि सदैव कल्याण का सूचक होती है? मतलब अगर हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे लिए क्या बहुत अच्छा है, बट मैंने जो आपको बताया कि वो हमेशा अच्छा नहीं होता। तो उसके जो 4 मेन पॉइंट्स है वो हम समझते हैं, जो इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसकी? आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कंट्री के अंदर हमारी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट है वो इनइक्वल है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, कुछ लोगों के पास क्या है? कम इनकम है।
जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम पूरी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों की इनकम क्या हो, इंक्रीज हो रही हो। क्या पता कुछ लोगों की हमारी इनकम इंक्रीज हो रही हो। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंट्री के अंदर अनइक्वल है, असीमित है, जिसके कारण जरूरी नहीं है कि जीडीपी वेलफेयर के लिए काम करे। दूसरा हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की रचना। देखिए जीडीपी जो है की रचना कल्याण सूचक के लिए ही बनाई गई है, बट जो है कई ऐसे खर्चे होते हैं जो इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए किए नहीं जाते। वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत तो कर रहे हैं मगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं कर रहे या कल्याण नहीं कर रहे, वेलफेयर नहीं कर रहे। मान लीजिए अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है हथियारों पे या एयरलाइंस पे जो एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदती है उस पर करोड़ों अरबों रुपए क्या करती है, खर्च करती है। तो एक खर्चा तो है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सरकारी निवेश व्यय या उपभोग व्यय, खर्चे तो हो रहे हैं मगर उससे क्या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जो सुरक्षा पे खर्च कर रही है तो उससे कोई क्या नहीं हो रहा, किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक। दूसरा जो है गैर मौद्रिक व्यय। गैर मौद्रिक व्यय का मतलब होता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आज भी हमारे गांव के क्षेत्र में कई जगह नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। गैर मौद्रिक व्यय, वस्तु के बदले गुड्स के बदले क्या एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स एक्सचेंज किया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे उनका प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं उनका प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे हम सही जीडीपी क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते और ये नहीं बता सकते कि उससे कितना इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है, अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट। और एक्सटर्नलिटीज़ या बाह्यताएं जिसे बोलते हैं हम, एक्सटर्नलिटीज़ या बाह्यताएं जो होती है मतलब इनका ये होता है कि बिना कोई रीज़न या बिना किसी पैसे के आपको कोई बेनिफिट मिलना या आपको कोई दंड मिलना, पनिशमेंट मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका घर है ये, उसके बगल में जो है अच्छा खासा पार्क है या फिर क्या आपका जो पड़ोसी है उसने अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जिसके कारण एक अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है, एक अच्छा माहौल बन रहा है, एक आपके जो गेस्ट आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपने कुछ पेड़ तो नहीं किया बट उसका बेनिफिट आप भी ले रहे हो। और अगर आपका ये घर है उसके बगल में कोई फैक्ट्री है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, नॉइस पॉल्यूशन फैला रही है, प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो उसका क्या आप तो नहीं कर रहे हो मगर आपको भी वो क्या करना पड़ रहा है, बियर करना पड़ रहा है। तो ये क्या होती है, हमारी एक्सटर्नलिटीज़ होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके लिए हम ना तो कुछ पे कर रहे हैं ना तो हमने ऐसा कोई काम किया मगर तब भी हमें बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये जो 4 रीज़न है, ये लिमिटेशन है कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो भी क्या नहीं हो रहा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आप 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, प्रॉपर अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे इस वीडियो के हिसाब से। बुक को भी एक बार देखिए, प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये जो भी मैंने बताया वो एक समरी है। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, बुक की हेल्प से। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।